हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 30 जुलाई 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा विकास लखेड़ा। तो विकास लखेड़ा असम राइफल्स के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, यानी डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। अच्छा, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो एच.एस. धारीवाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नए डीजीपी बनाए गए हैं। के.बी. सुब्रमण्यम अभी हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, और संजीव कृष्णन को अभी हाल ही में पीडब्ल्यूसी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो लेफ्टिनेंट जनरल हैं विकास लखेड़ा, तो उन्हें असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्ति केंद्र सरकार ने की है। उन्होंने प्रदीप चंद्रन नायर का स्थान लिया है। असम राइफल्स की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसकी स्थापना 1835 में अंग्रेजों के समय की गई थी। असम राइफल्स को पूर्वोत्तर का मित्र कहा जाता है। असम राइफल्स का प्रमुख काम होता है म्यांमार और चीन के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करना। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग, मेघालय में। देखिए दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये म्यांमार वाला बॉर्डर है और ये है चाइना वाला बॉर्डर। तो इस बॉर्डर की रक्षा करने का काम किसका होता है? असम राइफल्स का होता है। अब हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ डिस्कस करेंगे। जैसे एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी कौन है? नितिन अग्रवाल। और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के डीजी कौन है? अनीस दयाल सिंह। सीआईएसएफ की डीजी कौन है? नीना सिंह। इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन है? नीना सिंह। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के डीजी कौन है? नलिन प्रभात। और एसपीजी के डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं आलोक शर्मा। और आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल कौन है? राहुल रसगोत्रा। और एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के डीजी कौन है? गुरबील पाल सिंह। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है? राकेश पाल। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? पीयूष आनंद। इसके अलावा आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वो हैं मनोज यादव। इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप ये टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी वैलिडिटी 1 साल के लिए है, तो ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? आंसर हो जाएगा माता प्रसाद पांडे। तो माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया है। मोहन चरण मांझी कौन है? तो ये अभी हाल ही में ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और इनका संबंध बीजेपी पार्टी से है। चंद्रबाबू नायडू कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। पेमा खांडू कौन है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो अभी तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव विपक्ष के नेता थे, लेकिन अब उनके स्थान पर माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश में एलओपी बनाया गया है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है। दोस्तों, माता प्रसाद पांडे की बात करें तो वो 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा, वर्तमान अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वो है सतीश महाना। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 मेंबर हैं और यहाँ की विधान परिषद में 100 मेंबर हैं। और आपको याद रखना है कि प्रदीप कुमार दुबे प्रमुख सचिव हैं अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के, और उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव अभी हाल ही में मनोज कुमार सिंह बनाए गए हैं। अच्छा, बात आई है उत्तर प्रदेश की,
तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। तो इसकी कुल आबादी 2024 में 19,918 हो गई है। संपीडित बायोगैस प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश भारत में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे अधिक संपीडित बायोगैस का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत नेपाल की सीमा पर वन मित्र पहल शुरू की जाएगी। वाराणसी में भारत का पहला शहरी रोपवे बनाया जा रहा है। अमेठी के फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है और कासिमपुर हाल्ट का नाम जायस शहर कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोटो जीपी भारत का 2025 का संस्करण आयोजित किया जाएगा और 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में मंदिर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप याद रखिएगा, ये अयोध्या में बनाया जा रहा है। वाराणसी सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर बना है और आपको याद रखना है कि गोंडा में उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में टोक्यो जापान में आयोजित की गई है। अच्छा, यहां पर बात आई है जेनेवा की। तो जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। तो वहां पर अभी हाल ही में यूक्रेन शांति सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अस्ताना की बात आई है तो अस्ताना कहां है? कजाकिस्तान में। तो यहां पर अभी हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में अभी हाल ही में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक आयोजित की गई है 2024 में। तो ये बैठकें भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। तो उन्होंने टोक्यो जापान की 2 दिन की यात्रा की है और इस यात्रा के दौरान उन्होंने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 29 जुलाई को आयोजित की गई थी। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के जो डिप्लोमेट हैं उन्होंने हिस्सा लिया है और इसी बैठक में एस जयशंकर जी ने भी हिस्सा लिया था। क्वाड को हम क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से जानते हैं। इसके 4 मेंबर हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। और इसका प्राइमरी उद्देश्य है स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वतंत्र रूप से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम किया जाए। इस समूह की पहली बैठक 2007 में हुई थी। दोस्तों, क्वाड को बनाने का विचार किसने रखा था 2007 में? तो उस समय के जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। तो उन्होंने क्वाड को बनाने का विचार रखा था। 2017 में क्वाड की पुनः स्थापना की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आप एक मैप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप इंडिया की लोकेशन देख पा रहे हैं। ये है जापान, ये है अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये जो आप ब्लू कलर में पार्ट देख पा रहे हैं ये है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, यानी ये पैसिफिक ओशियन है और ये है इंडियन ओशन। तो इस क्षेत्र में चाइना के दबदबे को कम करने के लिए और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए ही क्वाड का निर्माण किया गया था। तो इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो विंग्स इंडिया 2024 एयर शो का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डे में किया गया है जो कि हैदराबाद में है। विश्व रक्षा शो 2024 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में किया गया है। 9वां रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। 26वां विश्व ऊर्जा कांग्रेस सम्मेलन 2024 अबू धाबी में आयोजित किया गया है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन 2024 में नीदरलैंड के रोटरडैम में किया गया है। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 अपूलिया इटली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पिछले 5 वर्षों में भारत में कितने टाइगरों की मौत हुई है? यानी 2019 से लेकर 2023 तक कितने टाइगरों की मौत हुई है भारत में?
आंसर हो जाएगा 628 टाइगर। तो दोस्तों अभी हाल ही में NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया है कि पिछले 5 वर्षों में यानी 2019 से 2023 तक भारत में प्राकृतिक कारणों से या अन्य किसी कारणों से 628 टाइगरों की मौत हुई है और पिछले 5 सालों में टाइगर के हमले से 349 लोग भी मारे गए हैं। तो ये आंकड़ा आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं NTCA की, तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका गठन दिसंबर 2005 में किया गया था और इसका गठन वन्यजीव संरक्षण 1972 के तहत किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी, तो वही इसके अध्यक्ष हैं। और किसी भी टाइगर रिजर्व को मंजूरी किसके द्वारा दी जाती है? NTCA के द्वारा दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 2024 में हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 आई थी, जिसके अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या 718 है। सबसे अधिक हिम तेंदुआ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है लद्दाख में। लद्दाख में 777 हिम तेंदुआ हैं। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में टाइगर की संख्या कितनी है? 3682। और टाइगर की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, यहाँ पर 785 हैं। इसके बाद कर्नाटक है जहाँ पर 563 और फिर इसके बाद उत्तराखंड है जहाँ पर 560 टाइगर हैं। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर चीते पाए जाते हैं और यह चीतों का एकमात्र निवास स्थान है। तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 13,874 तेंदुआ है, जिसमें सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुआ हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हिम तेंदुआ की रिपोर्ट अलग है और तेंदुआ रिपोर्ट ये अलग है। तो इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, युद्धपोत INS तबर ने किस देश की नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस में अभी हाल ही में नेवी डे परेड आयोजित की गई थी और उसमें भारत ने हिस्सा लिया है और भारत का जो युद्धपोत है जिसका नाम है INS तबर, उसने हिस्सा लिया है। अच्छा, ऑप्शन डिस्कस करते हैं फिर इस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो चाइना की बात आई है, तो चाइना ने अभी हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। अच्छा, पराग्वे की बात आई है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य अभी हाल ही में बना है। ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। तो भारतीय नौसैनिकों के द्वारा 28 जुलाई को रूस के 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया है और इस परेड में INS तबर ने भी हिस्सा लिया है। दोस्तों, इस नेवी डे परेड में 200 जहाजों ने हिस्सा लिया था और इसमें एक जहाज कौन था? INS तबर। और इस परेड को किसने संबोधित किया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। दोस्तों, रूस पहुंचने से पहले INS तबर 17 जुलाई को जर्मनी पहुंचा था, तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। INS तबर की बात करें तो इसे 2004 में नौसेना में शामिल किया गया था। रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत ने अभी हाल ही में विनय कुमार को रूस के लिए देश का नया राजदूत अपॉइंट किया है, यानी कि रूस में भारत के राजदूत कौन बनाए गए हैं? विनय कुमार। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में रूस पहले स्थान पर है। अभी हाल ही में रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ओमान की खाड़ी में चाइना, ईरान और रसिया के बीच में सुरक्षा बेल्ट 2024 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है। ईरान ने रूस की मदद से पार्स फर्स्ट उपग्रह को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। रूस के एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, तो उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है। ये 1000 से अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहे हैं। दोस्तों, लूना 25 मिशन, ये चंद्रमा के लिए मिशन लॉन्च किया गया था रूस के लिए, लेकिन यह असफल मिशन था। ये 2023 में लॉन्च किया गया था। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। रूस के इस्बर बैंक ने बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित की है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। रूस की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। कैपिटल क्या है इसकी? मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्टिन
और यहाँ की करेंसी क्या है, रूबल। और रूस की संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, विश्व की सबसे गहरी झील कौन है, बेकाल झील। तो यह किस देश में है, ये जरूर आप याद रखिएगा, ये रूस देश में है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। तो शेखर कपूर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने हैं। अच्छा, बात आई है रजत शर्मा की। तो यह अभी हाल ही में NBDA के अध्यक्ष बने हैं। और विक्रम मिश्री अभी हाल ही में भारत के विदेश सचिव बनाए गए हैं। और मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के कुछ समय पहले सदस्य बने थे। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों, फिल्म निर्माता हैं शेखर कपूर। तो उन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो वह 55वें संस्करण और 56वें संस्करण का नेतृत्व करेंगे। आपको याद रखना है कि 2024 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, शेखर कपूर 2020 से 2023 तक भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के प्रमुख भी रहे हैं। दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1952 को की गई थी। और इसका आयोजन गोवा राज्य में किया जाता है। और इसमें दुनिया भर की फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं और कई पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला लो कार्बन जिंक किस कंपनी ने लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा ऐसा जिंक तैयार किया गया है जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम है। तो दोस्तों, इस ब्रांड का नाम भी रखा है इस कंपनी ने इकोजेन। ठीक है, तो इकोजेन इसका नाम रखा है। और इसको बनाया किसने है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। और इकोजेन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो औसत से लगभग 75% कम है। यानी इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन का यूज किया गया है। जिंक की बात करें तो इसका जो साइन होता है वो Zn होता है। और यह एक रासायनिक तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 30 होता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसे गैल्वेनीकरण बोला जाता है। तो गैल्वेनीकरण में जिंक का यूज किया जाता है और जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिससे उस पर जंग ना लग सके। अच्छा, पीतल का निर्माण तांबा और जिंक के मिश्रण से होता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए 2024 में प्रथम डिस्कस करते हैं। तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहां पर की गई है, दिल्ली में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां बनाया गया है, बेंगलुरु में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज किस राज्य में स्थापित किया गया है या कहां स्थापित किया गया है, हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया है, तमिलनाडु में। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहां स्थापित किया गया है, केरल में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस की शुरुआत लेह लद्दाख में की गई है। और भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोएम बिना मूल्य विज ए वजन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो इस योजना की शुरुआत गोवा राज्य में की गई है। अच्छा, झारखंड में कौन सी योजना शुरू की गई है, अबुआ आवास योजना। और बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। और कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना। तो ये योजनाएं भी आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है, प्रमोद सावंत। तो उन्होंने गोवा में गोएम बिना मूल्य विज ए वजन योजना की शुरुआत की है। और यह जो योजना है गोवा सरकार की, यह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जैसी है। इसका लक्ष्य है आवासीय घरों को अपनी बिजली खुद बनाने के लिए सशक्त बनाना। यानी कि जो आवासीय घर हैं जहां पर लोग रहते हैं, तो ऐसे घरों को सशक्त बनाया जाएगा और ऐसे घरों में सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए कुछ प्रमुख स्कीम्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पारो लाओ पैसे पाओ अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है, उत्तराखंड में। स्कूल ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत मणिपुर में की गई है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नींगल नायमा योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इंदिरा आवास योजना तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है।
इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड में और मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय किसके मकबरे में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा हुमायूं। तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, वहां पर एक भूमिगत संग्रहालय खोला जाएगा, यानी कि जमीन के नीचे म्यूजियम बनाया जाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं के मकबरे में देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा और यह जो म्यूजियम बनाया गया है इसमें मुगल कालीन शिल्पकला और आधुनिक वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है और यह संग्रहालय 30 जुलाई से आगंतुकों के लिए, यानी कि जो टूरिस्ट वहां पर जाएंगे उनके लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ पर आप हुमायूं का मकबरा देख सकते हैं। इसे 1993 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलिए कुछ प्रमुख मकबरे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान में। हुमायूं का दिल्ली में है। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा यानी आगरा में। जहांगीर का कहाँ है? लाहौर पाकिस्तान में। शाहजहां का कहाँ है? आगरा में। और औरंगजेब का दौलताबाद महाराष्ट्र में है। शेरशाह का सासाराम बिहार में है और बैजू बाबरा का कहाँ है? चंदेरी में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये कुछ प्रमुख मकबरे हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सोहेल एजाज खान को सऊदी अरब के अलावा किस देश में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा यमन। यानी कि सोहेल एजाज खान सऊदी अरब में भी राजदूत के रूप में काम करेंगे और यमन में भी भारत के राजदूत के रूप में काम करेंगे। अच्छा, इथियोपिया की बात आई है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है, तो यहाँ पर अनिल कुमार राय को एम्बेसडर बनाया गया है। इटली में बाड़ी राव को और म्यांमार में अभय ठाकुर को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। तो सऊदी अरब में भारतीय राजदूत हैं सोहेल एजाज खान, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो वो अब यमन में भी भारत के राजदूत के रूप में काम करेंगे। यमन की अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है यमन, यानी यमन जो है वो भारत के पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है, क्योंकि ये पश्चिमी एशिया का एक देश है। कैपिटल इसकी सना है, करेंसी है यमनी रियाल और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी और यमन के राष्ट्रपति हैं रसद अल अलीमी। इनको आप याद रखिएगा। और यमन के पड़ोसी देशों में ओमान और सऊदी अरेबिया आते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा को एम्बेसडर बनाया गया है। अंगोला में विधु पी नायर को, ऑस्ट्रेलिया में गोपाल वागले को, ऑस्ट्रिया में शंभू एस कुमारन को, चिली में अभिलाषा जोशी को, डेनमार्क में मनीष प्रभात को और रसिया में विनय कुमार को। यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर हैं विक्रम दोराई स्वामी और जापान में भारत के एम्बेसडर हैं सीबी जॉर्ज। तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के पिटारे को। तो दोस्तों, कल का पहला क्वेश्चन था पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद करिएगा, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्यों में राज्यपालों की घोषणा की है, यानी नए राज्यपाल बनाए हैं? 9 राज्यों में और 1 यूटी में। क्रिकेट महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? श्रीलंका ने। और किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर टिकट जारी की है? लाओस देश ने। 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई है? भारत को। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया गया है? 29 जुलाई को। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह में शुरू की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह में, जो कि महाराष्ट्र में है। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? अजीत डोभाल ने। टाइफून गैमी ने किस देश को प्रभावित किया है? चाइना को। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल कुछ धरोहर डिस्कस करेंगे। तो अब भारत में 43 विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। 43वें विश्व धरोहर स्थल का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इन्हें 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इन्हें 1983 में। आगरा के किले
को 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश में है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में है इसे 1983 में। कोणार्क के सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है, इन्हें 1984 में। महाबलीपुरम के स्मारक समूह ये तमिलनाडु में है, इन्हें 1984 में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, इसे 1985 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है, इसे 1985 में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है, इसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 1973 बताया हुआ है। तो आज का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा रहा है, विनय कुमार किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल से ज्वाइन हो जाना है तो आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। और अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको ई बुक मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की, जीके की, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको ऐप पर मिलेगा, तो ये टेस्ट डेली आयोजित किया जाता है, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जून 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, इसके अलावा ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।